नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी ज्ञान प्राप्त दर्शकों का अपने YouTube चैनल चतुर्वेदी मंगलम क्लासेस पे यथा योग्य स्वागत वंदन व अभिनंदन करता हूं। और रोज की तरह आज हम लोग भारत के संवैधानिक विकास क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज जानेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में। इससे पहले हम लोग जान चुके हैं 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर तृतीय गोलमेज सम्मेलन तक। हालांकि इस भारत शासन अधिनियम का अपने भारतीय संविधान में बहुत सारा महत्व है, क्योंकि समथिंग जो भारतीय संविधान बना है उसमें 2800 अनुच्छेद। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 300 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद हैं, है ना। मूल रूप से अगर देखा जाए तो 395 हैं और उनमें खंड बाई खंड के मतलब 1 का 2, 2 का 3, 2 का क, 4 का क, ख, ग ऐसे देखा जाए तो समथिंग 465 अनुच्छेद हैं टोटल, है ना। तो जितने भी ये 395 अनुच्छेद हैं इनमें से अंशतः बदलाव करके या फिर वैसे ही मतलब उन अनुच्छेदों में आर्टिकल्स में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके नाम मात्र का या फिर बिना परिवर्तन किए ही 2800 अनुच्छेद माना जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से उठा लिए गए हैं, मतलब उसमें सम्मिलित कर लिए गए हैं, है ना। इसलिए ये भारतीय संविधान के विकास में इस भारत शासन अधिनियम 1935 का बहुत ही महत्व है ना। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। और इसी के तहत बहुत से प्रावधान हिंदुस्तान में आते हैं जो कि बाद में भी हिंदुस्तान में अभी भी चल रहे हैं, है ना। भारत शासन अधिनियम की पृष्ठभूमि, इसकी भूमिका कहाँ से बनती है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 की भूमिका, जैसे 1935 में हम लोग देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 में आता है जिसको मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद उसमें एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाता है कि मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट सुधार अधिनियम को मतलब उसकी जांच करने के लिए 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। फिर 10 साल उस अवधि से 2 वर्ष पूर्व ही 2 साल पहले 1927 में एक आयोग बनता है जिसको बोलते हैं साइमन आयोग 1927 में, जो 28 में भारत आता है। और वो साइमन आयोग आता है तो तमाम प्रकार की बातें करता है और तमाम सिफारिशें ब्रिटिश सरकार को जारी करता है कि इन सिफारिशों के आधार पे उसका काम था भारत में जांच करना कि भारतीयों को कितना प्रभुत्व सरकार में देना चाहिए, कितना अधिकार नहीं देना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं, और अगर देना चाहिए तो क्या उसमें अधिकार उनको मतलब क्या नियम होने चाहिए, किस आधार पे देना चाहिए, कुछ प्रतिबंध के साथ देना चाहिए या फिर ऐसे ही दे देना चाहिए। तो उसके तहत जो सिफारिशें की जाती है, फिर उसके बाद इसमें भूमिका बनाते वक्त इसमें 3-4 चीजों का बहुत ही ज्यादा महत्व है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला एक साइमन आयोग, साइमन आयोग है ना। दूसरा प्रथम मतलब तीनों गोलमेज सम्मेलन आप ले लो, तीनों गोलमेज सम्मेलन। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन मतलब प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और जो अगली बात रहती है इसी के विपक्ष में, है ना, वो रहती है नेहरू रिपोर्ट। इसको भी नेहरू रिपोर्ट, है ना। फिर नेहरू रिपोर्ट के विरोध में एक रिपोर्ट जो आती है उसको भी ले लो आप, फार्मूला है जिन्ना फार्मूला, जिन्ना फार्मूला। इन 5 टॉपिक को देखते हुए, इन 5 की सिफारिशों को देखते हुए तैयार क्या होता है भारतीय शासन अधिनियम। अब साइमन आयोग 1928 में भारत आता है, 1928 में भारत आता है। इसका विरोध करते हैं कांग्रेस के लोग कि हमको मतलब इसको श्वेत कमेटी बोलते हैं, इसमें के सभी सदस्य जो होते हैं अंग्रेज होते हैं। तो साइमन आयोग जो होता है और भारत सचिव जो होते हैं और भारत के गवर्नर जनरल जो होते हैं वो कांग्रेस के लोगों को क्या देते हैं, एक चुनौती देते हैं कि ठीक है आप अगर अपना संविधान निर्माण कर सकते हो तो आप करके संविधान का स्वरूप तैयार करके प्रारूप दिखाओ हमें। उसी में क्या करते हैं कि मोतीलाल नेहरू जी द्वारा 1928 में एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसको नेहरू रिपोर्ट बोला जाता है, जिसमें कुछ सिफारिशें की जाती हैं, है ना। और फिर उसके बाद इसमें नेहरू रिपोर्ट में एक बात नहीं की जाती है पृथक निर्वाचन पद्धति की,
तो इसके विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना साहब द्वारा एक 14 सूत्रीय कार्यक्रम, जिसको 14 सूत्रीय, जिन्ना का 14 सूत्रीय कार्यक्रम भी बोलते हैं और जिन्ना का फार्मूला भी बोलते हैं, 14 पॉइंट की मांगे रखता है सिफारिशों के लिए, है ना, सिफारिश बोलिए या मांगे रखता है, तो उसको जिन्ना फार्मूला बोला जाता है ना। फिर उसके बाद ये साइमन आयोग जब अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपता है, 1928 से लेकर 1929 के बीच साइमन आयोग 2 बार भारत आया और भारत के मतलब लोगों जो भी कल्चर था, सभ्यता थी, संविधान था, परिषद थी, सबका जांच किया। फिर उस हिसाब से ब्रिटिश सरकार को सिफारिशें देता है और सिफारिश अपनी प्रस्तुत करने से पहले, रिपोर्ट को प्रकाशित करवाने से पहले वो ब्रिटिश सरकार से और ब्रिटिश संसद से ये बोलता है कि हम इस रिपोर्ट को प्रकाशित करें, इससे पहले आपको कुछ काम करने होंगे। आपको गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करना होगा ताकि आप भारतीयों से भी उनके मत जान सको कि क्या भारत में ऐसे संविधान का निर्माण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना। फिर जब गोलमेज सम्मेलन होता है तो गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों को भी बुलाया जाता है, देसी नरेशों, प्रांतीय लोगों, है ना, तमाम संगठनों को, सबको बुलाया जाता है। और फिर इन सब के साथ विचार विमर्श करने के बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में एक श्वेत पत्र जारी होता है। क्या जारी होता है? एक श्वेत पत्र अंतिम रूप से जारी होता है, जिसमें किसका प्रावधान रहता है? श्वेत पत्र जारी होता है, जिसमें इस भारत शासन अधिनियम का उल्लेख रहता है ना। अब इस श्वेत पत्र को की जांच करने के लिए इसमें जो उल्लेख रहता है, एक समिति बनाई जाती है 1933 में। अप्रैल 1933 में एक समिति बनाई जाती है जिसका नाम रहता है प्रवर समिति, प्रवर संयुक्त समिति, संयुक्त समिति। एक समिति गठित की जाती है अप्रैल 1933 में, है ना। 1932 में तो यही होता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें श्वेत पत्र जारी किया जाता है। अप्रैल 1933 में एक प्रवर संयुक्त समिति का गठन किया जाता है, जिसका काम रहता है श्वेत पत्र की रिपोर्ट का जांच करना, है ना। श्वेत पत्र का जांच करना कि क्या ये जो इसमें पॉइंट लिखे गए हैं, जो आधार स्वरूप बनाया गया है 1935 का भारत शासन अधिनियम के लिए, क्या वो सही है? आप देख लो, एक बार जांच कर लो। फिर उसके बाद एक प्रवर समिति का गठन किया जाता है। प्रवर समिति अपनी सिफारिश प्रस्तुत करती है, उसकी सिफारिशों को भी भारत शासन अधिनियम में शामिल किया जाता है। फिर क्या बोलते हैं, साइमन आयोग, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना रिपोर्ट, तीनों गोलमेज सम्मेलन एवं प्रवर समिति के सिफारिशों के आधार पर आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें ये निम्न प्रावधान दिए जाते हैं, जिसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, है ना। नोट डाउन करने से ये होगा कि आप लोगों को जो चीजें बुक में आप लोग पढ़ोगे वो बहुत बड़ी पड़ जाती हैं और आप लोगों के समझ में नहीं आती हैं। अगर यहाँ से आप लोग देख लोगे तो समथिंग समझ में आ जाएगा, है ना। तो पहला जो इसमें प्रावधान किया जाता है 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। सबसे पहले तो इसकी कमियां मैं बता देता हूँ। इस 1935 के भारत शासन अधिनियम की कमी क्या थी? इस 1935 का भारत शासन अधिनियम जो आता है, इसमें एक बात की कमी थी। क्या? वो था उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना। तो इसमें क्या था, इस भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावना की कमी थी, है ना। तो प्रस्तावना की जब कमी थी तो फिर ये प्रस्तावना कहां से आएगा? तो इस प्रस्तावना, जब इसमें प्रस्तावना नहीं थी, इसकी प्रस्तावना कमी थी, तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, 1919 का भारत शासन अधिनियम था, उसकी प्रस्तावना को उठाकर 1935 के भारत शासन अधिनियम में लगा दिया जाता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रस्तावना को उठाकर 1935 के भारत शासन अधिनियम में लगा दिया जाता है। सवाल में यही पूछ सकता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में किस अधिनियम के प्रस्तावना को जोड़ा गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम को जोड़ा गया, है ना। अब हम इसके पॉइंट्स को देखते हैं, इसमें क्या है। तो इसमें जो रहता है, पहला टॉपिक, पहला यही बोलता है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की, ये 1935 का भारत शासन अधिनियम ये बोलता है
कि क्या होगा कि अब भारत में अखिल भारतीय संघ का स्थापना होगा। इससे पहले अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कभी नहीं की गई थी कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। संघ का मतलब कि संघ शक्तिशाली होगा। इसमें यह बोला गया कि भारतीय संघ का जो निर्माण किया जाएगा वो किनको, ब्रिटिश प्रांतों को, है ना, ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्रों को एवं देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र एवं ब्रिटिश प्रांतों को संघ में शामिल होना अनिवार्य था। ब्रिटिश, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश प्रांतों एवं ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्रों को संघ में शामिल होना अनिवार्य था, लेकिन देशी रियासतों को शामिल होना अनिवार्य नहीं था। तो इस अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात जो इस भारत शासन अधिनियम में कही गई थी, इसको देशी रियासतों ने नहीं स्वीकार किया, क्योंकि देशी रियासतों का स्वैच्छिक था कि आप इच्छा के ऊपर है, अगर आप शामिल होना चाहो तो भारतीय संघ में शामिल हो सकते हो। तो उन्होंने भारतीय संघ में शामिल नहीं हुआ, और वो जब शामिल नहीं हुए तो ये सपना सपना ही रह गया, और अंतिम रूप से 1937 में ये विफल रहा। कहने का भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई, है ना। फिर अगली टॉपिक पॉइंट जो है, अगला पॉइंट वो है प्रांत व केंद्र के मध्य शक्ति विभाजन। इसके बीच क्या किया जाता है, इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया जाता है, प्रांतों एवं केंद्रों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे पहले कोई निश्चित उल्लेख नहीं था कि प्रांत किस विषय पे काम करेगा, केंद्र किस विषय पे काम करेगा, है ना, कौन से विषय किसके लिए हैं। तो इसके माध्यम से पहली बार ये बोला जाता है कि प्रांत और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाएगा, जिसके लिए 3 सूचियों का निर्माण होता है। 3 सूचियों का निर्माण होता है। पहली सूची रहती है संघीय सूची, दूसरी सूची रहती है प्रांतीय सूची, तीसरी सूची रहती है समवर्ती सूची। इन्हीं प्रावधानों को वर्तमान संविधान में भी शामिल किया गया है। और जब भाग 5 पढ़ेंगे हम लोग संविधान में आगे चल के तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि संघ एवं केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे संघ सूची, राज्य सूची, प्रांतीय सूची इसमें नाम है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, वो वहां पे पढ़ेंगे, यहाँ पे प्रांतीय सूची इसका नाम था, है ना। अब ये सूची क्या होती है? इन सूची वही होती है जैसे एक सूची बना दी जाए और सूची में ये नाम उल्लेख कर दिया जाए कि इन चीजों पे आप काम करोगे। सपोज दैट आप हो और मैं हूं, ठीक है, इसमें 2 सूचियां बन जाती हैं, ठीक। अब ये मान लो कि आप केंद्र हो और मैं राज्य हूं, ऐसे समझो, आप केंद्र हो और मैं राज्य हूं। अब मेरा काम ये है कि मेरा काम है पढ़ाना, है ना, मेरे सूची में लिख दिया गया पढ़ाना, और आपके सूची में लिख दिया गया पढ़ना, है ना। तो पढ़ाना मेरा काम हो गया, ये सूची बन गई। ऐसे ही 2-4 और काम कर दिए गए पढ़ाना में, मतलब पढ़ाना है तो बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, पेन की आवश्यकता पड़ेगी, मार्कर की आवश्यकता पड़ेगी, डस्टर की आवश्यकता पड़ेगी। पढ़ना है तो आप लोगों को मोबाइल की, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। ऐसे मतलब तमाम सूचियां बन गई। तो ये पढ़ाने से रिलेटेड जो काम रहेगा ये मेरा रहेगा, और पढ़ने से रिलेटेड जो काम रहेगा वो केंद्र हो गया, तो ये आपका काम रहेगा। ऐसे ही सूचियों का निर्माण किया जाता है, और सूचियों में क्या है, कार्य विभाजन कर दिया जाता है। सूचियों में यह बताया जाता है कि संघ सूची के जो काम होंगे उस पे केवल संघ ही उन विषयों पे कानून बनाएगा, और दूसरे मतलब राज्य नहीं बनाएगा। और प्रांतीय सूची के जो विषय हैं उन पे केवल प्रांत ही कानून बनाएगा, उस पे संघ नहीं बनाएगा। तो भाई समवर्ती सूची का क्या होगा? प्रांतीय और उसका संघीय का तो हो गया। तो समवर्ती सूची पे वही प्रावधान था जो आज के संविधान में है। क्या प्रावधान था? समवर्ती सूची पे ये प्रावधान था कि समवर्ती सूची पे कानून दोनों बनाएंगे, राज्य भी बनाएगा और केंद्र भी बनाएगा। हाँ, अगर इन दोनों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, संघ बोलता है कि मतलब मेरा माना जाए, राज्य बोलता है मेरा माना जाए, तो इसमें क्या होगा कि इसमें संघ का माना जाएगा, फिर वो कानून संघ का मान्य होगा, जो कानून संघ बनाएगा वो मान्य होगा, अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तब, ठीक है ना। अब इसमें एक और भी शक्ति हो रहती है, अवशिष्ट शक्ति। तो अवशिष्ट शक्ति जो रहती है, अवशिष्ट मतलब होता है बची हुई शक्ति, है ना। तो बची हुई शक्ति जो रहती है वो गवर्नर जनरल मतलब वायसराय को दे दी जाती है कि अवशिष्ट शक्तियां आपके हाथों में रहेंगी। ये प्रावधान किया जाता है संघ और प्रांत और संघ के बीच
शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का विभाजन मतलब शक्ति विभाजन मतलब कि शक्तियों का विभाजन सूचियों के माध्यम से किया जाता है। शक्ति विभाजन के लिए क्या किया जाता है? प्रांतीय सूची, संघीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया जाता है। इन सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया जाता है प्रांत और केंद्र के मध्य, है ना। तो अगर क्वेश्चन यही पूछेगा अधिकतम 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम 1935 के भारत शासन अधिनियम में शक्तियों का विभाजन किस माध्यम से किया गया? तो शक्तियों का विभाजन सूचियों के माध्यम से किया गया, संघीय सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची। पहली बार शक्तियों का विभाजन किस में किया गया, किस अधिनियम के द्वारा? तो 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा पहली बार शक्तियों का विभाजन किया गया, है ना। फिर उसके बाद अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन का समापन। इससे पहले हम लोगों ने 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत देखा था कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का उदय होता है। उसमें दो तरह के विषय होते हैं, एक संरक्षित विषय होते हैं, है ना, संरक्षित विषय होते हैं, और एक क्या होते हैं? हस्तांतरित विषय होते हैं। हस्तांतरित, हस्तांतरित, है ना। तो इन पे क्या होता है कि संरक्षित विषय पे कानून बनाने का अधिकार जो है गवर्नर वो उसकी परिषद को रहता है। प्रांत में गवर्नर रहता था, गवर्नर जनरल नहीं होता था प्रांत में केवल गवर्नर होता था। इस बात को आप लोग ध्यान दें, ठीक। तो संरक्षित विषय पे मतलब जो कानून बनाने का अधिकार था वो गवर्नर व उसकी परिषद को था, और हस्तांतरित विषय पे कानून बनाने का अधिकार विधानसभा के मंत्रियों, मंत्री परिषद को था, है ना। अब इसमें यह था कि हस्तांतरित विषय के प्रति मंत्री परिषद उत्तरदायी होती थी। मतलब जब हस्तांतरित विषय पे जो कानून बनाती थी मंत्री परिषद, वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती थी, लेकिन ये उत्तरदायी किसी के प्रति नहीं होती थी। मतलब गवर्नर जनरल उसकी परिषद जो है कोई भी कानून बनाती थी, अगर उसमें कुछ गलत भी हो गया तो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी। तो अब यहाँ पे क्या किया गया कि प्रांतों में द्वैध शासन का समापन कर दिया गया कि ये जो है विषय, अब ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप दोनों मिलकर कानून बनाओगे, है ना। अब आप परिषद के माध्यम से एवं विधानसभा के माध्यम से प्रांतों में, अभी मैंने बताया तो कि मतलब सूचियों का, शक्तियों का विभाजन किया गया। अब शक्तियों के विभाजन से सूची आई, प्रांतीय सूची आई। प्रांतीय सूची में क्या है, सब मिलकर कानून बनाएंगे। विधानसभा पूरी मतलब विधानमंडल ही पूरा मिलकर कानून बनाएगा, और विधानमंडल जब सूची के माध्यम से जब कानून बनाएगा तो मतलब आप उत्तरदायी रहोगे, है ना। फिर इसको क्या किया गया, यहाँ पे स्वशासन की नीति को ला दिया गया। प्रांतों में स्वशासन दे दिया गया कि आप स्वयं के स्वायत्त हो, जो चाहो वो कानून बना सकते हो, लेकिन अगर कानून गलत है तो चाहे आप भले गवर्नर जनरल रहो, गवर्नर रहो और आपकी परिषद रहे, लेकिन आप उसके प्रति विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहोगे, है ना। आपकी सरकार गिर सकती है, ऐसा बोला गया। अब क्या हुआ कि केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ कर दिया गया। अब देखो, मैंने अभी पहले 1919 में ही आप लोगों को बताया था कि अभी प्रांत में द्वैध शासन लागू हो रहा है। 1935 में क्या होगा, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाएगा और केंद्र में द्वैध शासन लागू हो जाएगा। अब केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, तो अब क्या किया गया कि केंद्र में जो, चूंकि साइमन आयोग ने डायरेक्ट ये बोला था कि केंद्र में नाम मात्र का प्रभुत्व भारतीयों को दिया जाए, केंद्र में कोई भी प्रभुत्व न दिया जाए। उसने तो डायरेक्ट यही सिफारिश किया था कि केंद्र में कोई भी प्रभुत्व, उत्तरदायित्व भारतीयों को न दिया जाए। तो उसी हिसाब से भारतीयों को एक तरह से उत्तरदायित्व नहीं दिया गया, कम दिया गया। तो केंद्र में क्या होता है, एक संरक्षित विषय हो जाता है और एक हो जाता है हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषय पे गवर्नर वो उसकी, गवर्नर जनरल वो उसकी परिषद कानून बनाती, सेम कंडीशन, सेम वही कंडीशन आ गया। और ये हस्तांतरित विषय हो गया। हस्तांतरित विषय पे विधानसभा द्वारा चुने गए मंत्री परिषद के लोग कानून बनाते, है ना। तो ये प्रक्रिया यहाँ पे भी आ गई, लेकिन हाँ, इसमें उत्तरदायित्व रहता था, दोनों का रहता था, चाहे वो गवर्नर जनरल हो उसकी परिषद हो, चाहे फिर उसके बाद मंत्री परिषद हो, इसमें उत्तरदायित्व रहता था, है ना। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसमें सवाल यही पूछता है कि केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था कब लागू की गई। तो केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत लागू की गई, है ना। विषयों को किन दो वर्गों में बांटा गया केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया? तो संरक्षित विषय एवं हस्तांतरित विषय। अब अगर आपको संरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय बोलने पे समझ में ना आ रहा हो तो आप 1919 का भारत शासन अधिनियम देख लीजिए, वो आपको वहां पे मतलब बेसिक समझाया हूँ, आपको एकदम बहुत बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो लंबा खींच जाएगा, इसलिए मैं नहीं समझा रहा हूँ।
है ना, छोटे छोटे शब्दों का अर्थ। अब बर्मा का भारत से अलग होना, 1927 में जो 28 में साइमन आयोग आता है भारत में, उसने ये सिफारिश करता है कि बर्मा वर्तमान में जो म्यांमार है ना, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया जाए। मतलब उस टाइम उसका नाम बर्मा रहता है कि बर्मा का भारत से पृथककरण, और भारतीय भी यही चाहते थे कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। तो 1935 के अधिनियम के तहत ही बर्मा को भारत से अलग किया जाता है। अब उड़ीसा व सिंध दो नए प्रांत, 1928 में जब साइमन आयोग आता है तो उसने ये सिफारिश किया रहता है कि सिंध प्रांत को बंबई प्रांत से अलग करके एक अलग स्टेट बना दिया जाए, अलग राज्य बना दिया जाए। नेहरू रिपोर्ट 1928 में जब प्रकाशित होती है, वो अपनी सिफारिश प्रस्तुत करती है, तो वो बोलती है कि उड़ीसा व सिंध दोनों को नया प्रांत बना दिया जाए। तो नेहरू रिपोर्ट को देखते हुए उड़ीसा को बिहार से अलग करके और सिंध को बंबई से अलग करके दो नए राज्यों का निर्माण होता है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि सिंध और उड़ीसा को किस अधिनियम के द्वारा नए राज्यों का दर्जा मिला, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत दोनों नए राज्य बनाए गए, है ना। और यह क्वेश्चन अधिकतर पूछते हैं, बर्मा को भारत से किस अधिनियम के तहत अलग किया गया, है ना, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत अलग किया गया। अब यह संघीय न्यायालय 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और साइमन आयोग, ये दोनों संघीय न्यायालय की बात करते हैं कि भारत में एक संघीय न्यायालय होना चाहिए। फिर एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। कब की जाती है, तो 1 अक्टूबर, संघीय न्यायालय जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय है वही रूपांतरित होके 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय बन जाती है ना। तो 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है ना। और फिर उसके बाद इसी संघीय न्यायालय को इसकी अंतिम अपीलीय न्यायालय जो रहता है प्रिवी काउंसिल रहता है, ब्रिटेन स्थित प्रिवी काउंसिल रहता है। हालांकि ये बात बोली गई रहती है पहले कि ब्रिटेन स्थित प्रिवी काउंसिल इसका अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं होगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा इस बात को नकार दिया जाता है और अंतिम अपीलीय न्यायालय प्रिवी काउंसिल को ही रखने दिया जाता है। फिर जब भारत में भारतीय संविधान लागू होता है तो 28 जनवरी 1950 को इसे सर्वोच्च न्यायालय घोषित कर देते हैं, है ना। तो इस संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, इसको आप ध्यान में रखिएगा। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत शासन अधिनियम के तहत हुई, है ना। संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुई। संघीय न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय का दर्जा कब मिला, तो संघीय न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय का दर्जा 28 जनवरी 1950 को मिला, है ना। ये बेसिक पॉइंट है, इन सबको आप लोग याद रखिएगा। संघीय बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संघीय बैंक, जिसे आज हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, है ना। संघीय बैंक की स्थापना आपकी जो होती है वो 1 अप्रैल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को होती है और इसका वर्तमान कार्यालय जो रहता है वो कलकत्ता रहता है। तत्कालीन उस टाइम का जो कार्यालय रहता है कलकत्ता रहता है। तो जब कोई पूछता है मतलब संघीय बैंक की स्थापना कब हुई, तो संघीय बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1935 में 1 अप्रैल 1935 को हुई। किस अधिनियम के माध्यम से हुई, 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से हुई। फिर इसी को कलकत्ता को जो होता है ना, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस कलकत्ता जो इसका कार्यालय रहता है इसको 1937 में, कब, 1937 में 1 जुलाई 1937 को इसका कार्यालय बंबई ट्रांसफर हो जाता है, जो अब भी है, बंबई ट्रांसफर हो जाता है। और उस टाइम से लेकर अभी तक इसका जो कार्यालय है बंबई है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसी बैंक को, इसी संघीय बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक जिसको बोलते हैं, ठीक ना, 1949 में 1 जनवरी 1949 को केंद्रीकृत कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकृत किया जाता है
1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया जाता है और राष्ट्रीयकृत करने के बाद इसको भारत का केंद्रीय बैंक घोषित कर देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का केंद्रीय बैंक घोषित कर देते हैं, है ना। फिर उसके बाद इसके जो भारत की मुद्रा और शाख वगैरह का नियंत्रण रहता है वो भारतीय केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है ना। इस बात को आप लोग ध्यान दें। फिर उसके बाद जो टॉपिक रहता है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी, मतलब क्वेश्चन ज्यादातर पूछता रहता है कि भारतीय केंद्रीय बैंक को मतलब संघीय बैंक को कब भारतीय रिजर्व बैंक में कन्वर्ट किया गया, तो 1 जनवरी 1949 को किया गया, है ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर मताधिकार में वृद्धि, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का उदय होता है, लोगों को मत देने का अधिकार मिलता है। 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आता है उस मत देने के अधिकार में वृद्धि करता है। अब वृद्धि क्या करता है, तो उस मत देने के अधिकार में ये वृद्धि करता है कि पहले जो कुछ लोग मतलब मत देने का अधिकार वरीयता क्रम में देते थे कि उनको कुछ उसके लिए होना चाहिए, है ना, जन्म, वंश, दौलत, ये सब डिपेंड करता था, जमींदार, ये सब, इनको मत देने का अधिकार था। तो इसमें 1935 के भारत शासन अधिनियम में ये बोला जाता है कि अब भारत में जितनी जनसंख्या है, भारत में जितनी जनसंख्या है उनमें से 10% लोग मत दे सकते हैं। 10% मतलब मताधिकार में वृद्धि की गई कि भारत में जितनी जनसंख्या है उसमें से 10% लोग मत दे सकते हैं। फिर उसके बाद अगर ये पूछता है कि भारत में मत देने का अधिकार की वृद्धि, वैसे ये पूछता नहीं है, कभी नहीं पूछता है, लेकिन नॉर्मल तौर पे आप लोग खुद अपने हिसाब से क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। भारत परिषद का समापन कब किया गया, 1858 के। भारत परिषद क्या है, तो भारत परिषद आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत परिषद जो भारत सचिव होता था, है ना, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता था, उसी की परिषद, उसके लिए सलाह देने के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद होती थी। उस 15 सदस्यीय परिषद को 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत घटा करके 8 से 12 कर दिया गया, है ना। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत उसको घटा दिया गया भारत परिषद के सदस्य संख्या को। फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसी भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इस भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो अब कोई पूछे अगर कि भारत परिषद को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत परिषद को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत समाप्त किया गया। बस इतने से पॉइंट हैं, आप लोग अगर इसको याद कर लेते हो तो आप लोगों का आने वाले पेपर में इस टॉपिक से कल्याण हो जाएगा, है ना। और अपना कल्याण करने के लिए इसको जरूर पढ़ें, है ना। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में आ गया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो शेयर कर दीजिए। शेयर करने से क्या होता है कि कमेंट करने से, शेयर करने से हौसला मिलता है। आप लोगों का एक कमेंट मतलब यहाँ पे मेरा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देता है ना। तो हो सके तो आप लोग इस पे जरूर ध्यान दें। धन्यवाद।